नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से एक बार पुनः आपसे मुखातिब हूँ। आपको विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा एक सहकार चैनल है। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे, टाइप करेंगे सहकार यूट्यूब, तो मेरा चैनल आ जाएगा। इस चैनल पर मैंने अब तक 44 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें 26 ऐसे वीडियो हैं जिनका संबंध बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित के विभिन्न प्रावधानों से है। 1 से लेकर 25 वीडियो में मैंने तो विभिन्न प्रावधानों की चर्चा की है और 26वां वीडियो में मैंने उन सभी प्रावधानों का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया है। तो जो कोऑपरेटिव लॉ के विद्यार्थी हैं, जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं, भले वे किसी भी पद पर हों, अपर निबंधक हों, संयुक्त निबंधक हों, जिला सहकारिता पदाधिकारी हों, उप निबंधक हों, सहकारिता पदाधिकारी हों, सहायक निबंधक हों, या फिर प्रबंध निदेशक हों, बैंक के शाखा प्रबंधक हों, उनके सहायक हों, या फिर हमारे सहकारी समिति के जो अध्यक्ष हैं, खासकर जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं और उनके जो सदस्य हैं वो हों, ये सभी के लिए एक बहुत ही उपयोगी सीरीज मैंने डाला है। 1 से लेकर 25 तक और 26वां में समाप्त किया है उसको, जो बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 के विभिन्न प्रावधानों की सभी प्रावधानों की चर्चा करता है। मेरी योजना अब बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के सभी प्रावधानों की चर्चा करना है, सभी प्रावधानों से संबंधित वीडियो डालना है। लेकिन इसी बीच पैक्स का चुनाव इस राज्य में संपन्न हो गया है। पैक्स का चुनाव चल रहा था, उस चुनाव में मैं मास्टर ट्रेनर था। तो इस संदर्भ में जब पैक्स का चुनाव की समाप्ति की ओर आया तो मेरे दिमाग में आया कि मैं पैक्स प्रबंधकों को, पैक्स अध्यक्षों को, कार्यकारिणी के सदस्यों को, पैक्स के सदस्यों को और हमारे विभागीय पदाधिकारियों की उपयोगिता के लिए, उनके स्मरण के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए कुछ वीडियो बनाऊँ। शुरुआत मैंने किया और इस सीरीज में मैं अब तक 5 वीडियो बना चुका हूँ। पहला जो पैक्स के प्रशिक्षण से संबंधित जो वीडियो था, जिसका हेडिंग ट्रेनिंग सेशन था, उसमें मैंने जो पैक्स से संबंधित अधिनियम, नियमावली और विधि में प्रावधान है उसकी विस्तृत चर्चा की थी। फिर ट्रेनिंग सेशन के संदर्भ में जो दूसरा मेरा वीडियो था, उसमें पैक्सों के लिए राज्य सरकार की जो योजनाएँ हैं उसका मैंने विवरण दिया था। तीसरे वीडियो में मैंने पैक्सों के संदर्भ में जो भारत सरकार की योजनाएँ हैं वह आपके समक्ष उपस्थापित किया था। पुनः चौथे वीडियो में मैंने यह दिया था कि यदि पैक्स की कार्यकारिणी के गठन में गतिरोध हो जाए, नए अध्यक्ष चुन जाएं और कार्यकारिणी उनके अनुकूल नहीं है और कार्यकारिणी को नए अध्यक्ष से अनुकूलता नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है। साथ ही जो अभ्यर्थी निर्वाचन हार गए हैं उनके लिए क्या विकल्प है। फिर अगला वीडियो जो मैंने डाला था वह प्रभार से संबंधित था। वह यद्यपि सभी सहकारी समितियों के संदर्भ के प्रभार के संदर्भ में लागू होता है, इसको आपको देखना चाहिए। और मैं आज जो वीडियो डाल रहा हूँ उसमें मैं जो पैक्स की अध्यक्ष हैं या सहकारी समितियों के अध्यक्ष हैं और जो उसके कार्यकारिणी के सदस्य हैं और एक प्रबंधक हैं, उनका क्या संबंध है, उनमें क्या यदि मनमुटाव हो जाए तो क्या संभावना है, खासकर पैक्स के संदर्भ में। चूँकि पैक्स का चुनाव हुआ है और बहुत जगह से खबरें आ रही हैं कि पैक्स के अध्यक्ष हैं और जो पैक्स के कर्मी हैं, पैक्स के कर्मी से तो हम सीधे इसको प्रबंधक के रूप में लेते हैं, लेकिन पैक्स में अन्य कर्मियों का भी प्रावधान किया गया है, जिसकी मैं अब चर्चा करूँगा जब मैं पैक्स का जो कार्मिकों के लिए जो आदर्श सेवानिवली है उस पर मैं आऊँगा। हर सहकारी समिति अपनी कार्मिक सेवानीति तैयार कर सकती है, जिसकी मैं चर्चा आगे करूँगा। जैसे कम्फेड ने तैयार किया है, कोऑपरेटिव बैंक्स ने तैयार किया है, एससीबी ने तैयार किया है, डीसीसीबी ने किया है। इसी तरह से पैक्स के लिए एक आदर्श, पैक्स के कार्मिकों के लिए आदर्श सेवानिवली है, जिसकी चर्चा आगे होगी। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा कि प्रावधान, अधिनियम का प्रावधान क्या है, पैक्स के अध्यक्ष के का या पैक्स की कार्यकारिणी की क्या शक्तियाँ हैं, प्रबंधक या पैक्स के कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में या अन्य कोई कार्रवाई के संबंध में। तो मैं सबसे पहले जो हमारा
बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में वर्ष 2008 में जो प्रावधान किया गया है उनकी मैं आज चर्चा करूँगा। तो 2008 के प्रावधान में धारा 2 में जो बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 2 है और उसका संबंध परिभाषा से है। उसमें ठ में अल्पकालीन साख संरचना की परिभाषा दी गई और यह कहा गया कि अल्पकालीन साख संरचना में शामिल है राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी। प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी से स्पष्ट अर्थ है पैक्स का। जाहिर है कि पैक्स भी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना का अंग है। इसका संदर्भ अब आपको आगे मिलेगा। फिर 2008 का जो संशोधन ये अधिनियम था उसके द्वारा जो अधिनियम है बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में, उसमें एक नया चैप्टर 6D शामिल किया गया और यह जो चैप्टर 6D था उसके माध्यम से अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित सहकारी समितियों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। पैक्स भी मैंने आपको बताया कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना का एक अंग है। अब क्या उपबंध किए गए जो पैक्स के संदर्भ में, पैक्स के कर्मियों के संदर्भ में लागू होंगे, उसकी चर्चा मैं करूँगा। अब जो उस उपबंध के में अधिनियम की धारा 44 के 9 के द्वारा यह कहा गया, अधिनियम की जो धारा 44 क 9 उसमें कहा गया कि अध्याय चैप्टर 6D में शामिल सभी उपबंधों का अधिनियम के अन्य उपबंधों पर अधिभावी प्रभाव होगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। मतलब अधिनियम के अन्य उपबंधों में यदि कुछ अन्य बातें कही भी गई हों तब भी चैप्टर 6D के उपबंधों में जो बातें हैं वही लागू होंगी। यह मैंने अपने बता दिया। अब मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। फिर अधिनियम की धारा 44 क फ के कंडिका घ में यह कहा गया कि कार्मिक नीति, कर्मचारी की भर्ती, पदस्थापना एवं मुआवजा के मामले में अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों को स्वायत्तता प्राप्त है। इसमें पैक्स भी शामिल है और पैक्स को भी इस मामले में स्वायत्तता प्राप्त है। इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। फिर 2013 में जो संशोधन किया गया उसमें जो 66B जो अंग्रेजी में है और 66 ख है उसमें यह प्रावधान किया गया कि सभी सहकारी समितियां, जो 2008 का प्रावधान था वह केवल अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के लिए था, लेकिन 2013 में संशोधन करके 66 ख में सभी सहकारी समितियों को कार्मिक नीति बनाने का अधिकार दिया गया, जिसमें कर्मियों की पात्रता, आयु, अनुभव, वेतनमान और उपलब्धियाँ, भर्ती की रीति, सेवा की शर्तें और अपनाई जाने वाली अनुशासनिक प्रक्रिया आदि के संबंध में उस कार्मिक नीति में उल्लेख करेंगे और कार्मिक नीति बनाने की उन्हें स्वायत्तता दी गई। थोड़ी सी चर्चा मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि उपविधि का भी संदर्भ आया है और चूँकि हमारी आज सारी चर्चा पैक्स के संदर्भ में है तो इसको समझना चाहिए। इसमें कहा गया 66 ख के उपधारा 1 में कहा गया, सहकारी समितियों को अपनी विधियों में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार समिति के कार्मिक पदों के स्वरूप और संख्या तथा कार्मिक की भर्ती की रीति अवधारित करने की स्वायत्तता होगी। और विधियों के प्रावधान के अनुसार उन्हें कार्मिक नीति बनाने की स्वायत्तता होगी, यह कहा गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जाहिर है कि सहकारी समिति में पैक्स भी शामिल है और पैक्स को तो पहले ही 2008 के अधिनियम द्वारा कार्मिक नीति बनाने की स्वायत्तता दी गई है और इस 2008 के अधिनियम के संशोधन नियम का ओवरराइडिंग इफेक्ट भी है चैप्टर 60 का, मैंने चर्चा कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कार्मिक नीति बनाने का अधिकार दे दिया गया। बहुत सारी सहकारी समितियों ने अपनी कार्मिक नीति बना ली। केंद्रीय सहकारी बैंक ने बना लिया, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने बना लिया, कम्फेड ने बना लिया, लेकिन पैक्स में बहुत लंबे अरसे तक कोई कार्मिक नीति नहीं बनी और इसका परिणाम यह हुआ कि पैक्सों में बार बार विवाद होने लगा। उसकी शिकायत जाने लगी मुख्यालय स्तर तक पैक्स के कर्मियों को लेकर कि पैक्स के कर्मियों को मनमाना ढंग से बहाल किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो अंत में यह हुआ कि मुख्यालय के स्तर पर इस पर विचार विमर्श हुआ और एक वहाँ पैक्स के कार्मिकों के लिए आदर्श सेवा नियमावली बनाई गई मुख्यालय के स्तर पर, निबंधक के कार्यालय के स्तर पर, और उसको निबंधक के पत्रांक 328 दिनांक 13/1/2023 द्वारा परिचालित किया गया। उस कार्मिक नीति को सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया
और उनसे अनुरोध किया गया कि सभी पैक्सों को प्रेरित करें और पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति इसको अंगीकृत करे। आदर्श सेवा नियमावली को पैक्स की प्रबंधकारिणी द्वारा पारित किया जाना था और जिस तिथि को उसको पारित कर दिया, जिस तिथि को पैक्स की प्रबंधकारिणी समिति ने आदर्श सेवा नियमावली को पारित कर दिया, अनुमोदित कर दिया, उसी तिथि से प्रभावी हो गया। परंतु एक चीज़ मैं चर्चा करना चाहूँगा कि इस आदर्श सेवा नियमावली को एक महत्वपूर्ण प्रावधान था, एक प्रकार की पैक्स की कार्मिक नीति है, तो इसका अनुमोदन वार्षिक आम सभा से भी होना चाहिए था। यदि उस पत्र में यह प्रावधान मुझे कहीं दिखा नहीं, लेकिन यदि पैक्स की कोई कार्मिक नीति जिसका अनुमोदन किया है पैक्स ने, तो उसको वार्षिक आम सभा से भी उसका अनुमोदन कर लेना चाहिए था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि आदर्श पैक्स सेवा नियमावली, आदर्श सेवा नियमावली में क्या है पैक्स के कार्मिकों के लिए। तो एक प्रकार का सर्विस कोड है, जैसे बिहार सर्विस कोड है हम सभी कर्मियों के लिए, उसी सर्विस कोड से हम लोग हमारी सेवा निर्धारित होती है, सेवा की शर्तें निर्धारित होती है, अनुशासनिक कार्रवाई निर्धारित होती है, वेतन मद अन्य प्रतिलब्धियाँ निर्धारित होती हैं। यही एक सर्विस कोड है। अब है कि जिसका अनुपालन प्रबंधकारिणी और कार्मिकों के लिए करना जरूरी है। इसलिए थोड़ा समझने की जरूरत है। कार्मिक सेवा नियमावली में कुल 5 अध्याय हैं। अध्याय 1 प्रारंभिक है, जिसमें संक्षिप्त नाम एवं विस्तार आदि का उल्लेख किया गया है और विभिन्न शब्दावली की परिभाषा दी गई है। इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि इसके प्रावधान पैक्स में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों पर नियमावली के लागू होने की तिथि से प्रभावी होगा। साथ ही पैक्स में भावी नियुक्तियां इस सेवा नियमावली के प्रावधान के अनुसार की जाएगी। नियुक्ति एवं अनुशासनिक प्राधिकार पैक्स की प्रबंध समिति को बनाया गया है। जाहिर है कि पैक्स में जो पहले से कर्मी कार्यरत हैं उन पर भी यदि पैक्स की कार्यकारिणी समिति प्रबंधकारिणी समिति ने इसको अडॉप्ट किया है तो उस पर भी कार्मिक सेवा नियमावली की जो शर्तें हैं आदर्श सेवा नियमावली की वो लागू होंगी। इसको जो हमारे पैक्स के जो कार्यकारिणी समिति है या पैक्स के जो अध्यक्ष हैं उनको इसको ध्यान रखना चाहिए। अब आगे क्या है, अध्याय 1 की मैंने चर्चा की। अध्याय 2 में पैक्सों का वर्गीकरण, अनुमान पदों की संख्या का निर्धारण, नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है 2 में। अध्याय 3 में सेवा संबंधी अभिलेखों के संधारण और सेवा परित्याग तथा विमुक्ति का प्रावधान किया गया है। अध्याय 4 में का संबंध अनुशासनिक कार्रवाई एवं उसके अपील से है और अध्याय 5 का संबंध सेवानिवृत्ति से है। 5 अध्याय में है निबंधक का कार्यालय का पत्रांक और दिनांक मैंने बता दिया। इसको पढ़ने की जरूरत है। जो हमारे पैक्स अध्यक्ष हों या पैक्स के कार्यकारिणी के सदस्य हों या प्रबंधक है, उनको पढ़ना चाहिए और या समझना चाहिए। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि जो आदर्श सेवा नियमावली था उसने जो प्रावधान किया था, उसने प्रावधान यह किया था कि जो कार्यशील पूंजी होगी उसके आधार पर कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी। इसको भी देखने की जरूरत है। अब यदि कहा गया कि जो जिस पैक्सों की कार्यशील पूंजी 2 करोड़ से अधिक होगी वहाँ 3 कार्मिक हो सकते हैं। 3 कार्मिक में प्रबंधक है, लेखापाल है और बहुउद्देशीय सहायक। लेकिन जिन पैक्सों की 3 कैटेगरी बनाया गया, एक कैटेगरी में तुमको रखा गया जिनकी कार्यशील पूंजी 2 करोड़ से अधिक है, उनके लिए कहा गया, उनको दिया गया कि प्रबंधक है होंगे वहाँ, लेखापाल होंगे और बहुउद्देशीय सहायक होंगे। बी कैटेगरी में जिनकी कार्यशील पूंजी 50 लाख से 2 करोड़ रुपया था, वहाँ 2 पद का प्रावधान किया गया, प्रबंधक और बहुउद्देशीय सहायक। और सी कैटेगरी में जहाँ 50 लाख तक ही कार्यशील पूंजी है, मात्र 1 प्रबंधक का प्रावधान किया गया। 3 पद का प्रावधान किया गया जहाँ 2 करोड़ से ऊपर है कार्यशील पूंजी, 2 पद का प्रावधान किया गया जहाँ 50 करोड़ से 2 लाख है, और जहाँ 1 पद का प्रावधान किया गया है जहाँ ये 3 लाख है, 50 लाख है। लेकिन यह है कि एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो प्रावधान किए गए हैं तो फ्लक्चुएटिंग है। यदि कभी हो जाए कि कोई किसकी कार्यशील पूंजी 2 करोड़ से कम हो जाए तो फिर वो 2 पद हो जाएगा। इसी तरह यदि 50 लाख के से कम आ जाए, 50 लाख तक का आ जाए तो फिर 1 पद हो जाएगा। तो फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, बहुत हद तक ये पद का निर्धारण कार्यशील पूंजी पर निर्भरता है। और दूसरी बात है कि वेतन के मद में भी बहुत स्पष्ट कर दिया गया है, जो वेतन के मद में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वेतन पैक्स प्रबंधक को देना है, उसके लिए भी शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसमें अभी तक सरकार का कोई योगदान नहीं है। इसलिए मैं बार बार इसको कहता हूँ कि जो
वेतन तभी आप दे पाएंगे जब आप व्यवसाय करें, इसलिए मैं बार बार व्यवसायों की चर्चा करता हूँ। और इसमें शैक्षणिक योग्यताएँ भी हैं, उनका भी ध्यान रखने की जरूरत है। शैक्षणिक योग्यताएँ अच्छा खासा दे दिया गया है। जैसे प्रबंधक के लिए दिया गया है स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में प्रशिक्षित टैली के साथ। हालांकि उसमें फिर अधिमानता की भी चर्चा कर दिया है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BBA अथवा प्रबंधन में डिप्लोमा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को अधिमानता दी जाएगी। खैर, इसको पढ़ने की और समझने की जरूरत है, इसमें मैं स्थित चर्चा नहीं करूँगा। अब मैं जब आता हूँ कि आपस में जब मतभेद होगा तो उसमें क्या स्थिति बनती है। पहले तो जो पैक्स के अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, पैक्स प्रबंधक के विभागीय अधिकारी हैं, उनको इस कार्मिक सेवा नियमावली को पढ़ लेना चाहिए, चूँकि यही उनकी कार्मिक नीति है आज की तारीख में। चूँकि अधिकांश पैक्सों ने, हमको लगता है कि 99% पैक्सों ने लगभग इसको अडॉप्ट किया है। अब मेरी दोनों में मतभेद की, इस पर नई कार्यकारिणी आ गई है, नए बहुत सारे नए अध्यक्ष आ गए हैं, और यदि वहाँ जो कर्मी हैं वो पुराने हैं, तो दोनों में मतभेद की स्थिति में, टकराव की स्थिति में क्या हो सकता है, और उस स्थिति की भी थोड़ी सी मैं चर्चा आपसे कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले है कि मैंने पहले भी बताया कि पैक्स के कर्मी में 3 कैटेगरी किया गया है। प्रबंधक, लेखापाल, बहुउद्देशीय सहायक, या पैक्स के कार्यशील पूंजी पर निर्भर करता है। इसकी चर्चा मैंने आपको कर दी है। अब है कि यह भी मैंने बता दिया है कि इसके आदर्श सेवा नियमावली में यह प्रावधान है, या प्रावधान खंडिका 1 के गौ में है कि सेवा नियमावली के प्रावधान पैक्स में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों पर नियमावली की प्रभावी होने की तिथि से लागू हो जाएगा। अब नियमित रूप से नियुक्त, ये तो बड़ा भास्ट शब्द है, इसको भी देखना है कि कोई कर्मी जो कार्य कर रहा है वह नियमित रूप से नियुक्त है कि नहीं। अब अध्याय 4 पर मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे कर देता हूँ। अध्याय 4 में उसको विशेष अवलोकन की जरूरत है, क्योंकि इसमें अनुशासनिक कार्रवाई और अपील के संबंध में विस्तृत प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि किसी को, कोई कर्मी यदि पहले से काम कर रहा है तो कोई मैनेजिंग कमेटी आके आनंद फानंद में उसको हटा देगी, ऐसा नहीं है। यदि उसने अडॉप्ट कर लिया है सेवा नियमावली को, तो उसमें अध्याय 4 में उसको जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में क्या प्रावधान है और अपील का क्या प्रावधान है, इसको भी देखना चाहिए। अध्याय 4 की खंडिका 17 को मैं ध्यान आकृष्ट करता हूँ। इसमें प्रबंध समिति को किसी भी कर्मी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित करने तथा दंड अधिरूपित करने हेतु अनुशासनिक प्राधिकार बनाया गया है। प्रबंध समिति ही अनुशासनिक प्राधिकार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, उसकी यह शक्ति है अपने कर्मियों के विरुद्ध। अब फिर थोड़ा सा खंडिका 18 देखें। इसमें साधारण कदाचार की चर्चा की गई है और कहा गया कि साधारण कदाचार यदि कोई लगे तो दंड के रूप में चेतावनी दे दिया जाए, या गैर संचयी प्रभाव से 1 वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दिया जाए। यह स्पष्ट स्थिति है। अब फिर खंडिका 19 में, अध्याय 4 की खंडिका 19 में गंभीर कदाचार का उल्लेख है, जिसमें ये जो कदाचार का आरोप साबित हो जाए तो उसमें सेवा से बर्खास्तगी का भी प्रावधान है, इसको ध्यान रखना चाहिए। फिर खंडिका 21 में कहा गया है कि अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया कैसे होगी, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदन से, अनुशासनिक प्राधिकार प्रबंध समिति है, आरोप पत्र का गठन के पश्चात आरोप पत्र सहित संबंधित कर्मी को दिया जाएगा, शोकॉज किया जाएगा, उनसे स्पष्टीकरण कहा जाएगा कि 15 दिनों के अंदर समर्पित करें। जो पैक्स के कर्मी हैं, आप उसको यदि लग रहा है कि कोई गलत काम कर रहा है तो, और उसका स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाता है तो उसके स्पष्टीकरण पर विचार किया जाएगा। अब विचार क्रम में लगा कि यह साधारण कदाचार है, आरोप प्रमाणित है, तो उसको लघु दंड दिया जाएगा, चेतावनी की सजा या 1 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दिया जाएगा। लेकिन यदि स्पष्टीकरण की समीक्षा के क्रम में लगा कि नहीं, प्रथम दृष्टया ये गंभीर आरोप है, तो जो अनुशासनिक कार्रवाई है, जो अनुशासनिक प्राधिकार है, वो जांच हेतु अनुशासनिक कार्रवाई की शुरुआत करेगा, और या तो प्रबंध समिति स्वयं संचालन पदाधिकारी बनेगा, या जो किसी अन्य को संचालन पदाधिकारी नियुक्त कर सकता है। इसमें जो स्थिति है उसमें बनाया गया है कि जो संबद्ध समिति है, जैसे पैक्स की संबद्ध समिति, व्यापार मंडल है या DCC भी है, तो उनके कर्मी को संचालन पदाधिकारी बनाया जा सकता है। लेकिन एक स्थिति है कि यदि आप पैक्स कोई संचालन पदाधिकारी बनाएगा किसी DCCB के कर्मी को या व्यापार मंडल के कर्मी को, तो उसकी प्रबंध समिति का उसको अनुमोदन लेना चाहिए। ऐसे तो नहीं, मेरे ख्याल से ऐसे तो बनाना उचित नहीं है बिना प्रबंध समिति के अनुमोदन को। असंबंधित कर्मी के लिए भी उचित नहीं है कि उसकी सुनवाई करे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
अनुशासनिक प्राधिकार अथवा संचालन प्राधिकारी आरोप की प्रति साक्ष्य सहित आरोपी कर्मी को उपलब्ध कराएगा और उसका पक्ष सुनेगा और उससे जवाब लेगा, ताकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन हो सके। अब यदि जो संचालन प्राधिकारी का जो जांच प्रतिवेदन है उसमें यदि आरोप प्रमाणित हो जाता है तो जांच प्रतिवेदन की प्रति आरोपित कर्मी को उपलब्ध कराते हुए फिर उससे एक बार कारण परीक्षा की जाएगी, स्पष्टीकरण लिया जाएगा। और यदि स्पष्टीकरण प्राप्त होता है तो जो तत्पश्चात अनुशासनिक प्राधिकार है अर्थात प्रबंध समिति उस स्पष्टीकरण की समीक्षा करेगा और उसको लगता है कि नहीं आरोप प्रमाणित है तो उस पर वह बृहद दंड अधिरोपित कर सकता है, जिसमें सेवा से बर्खास्तगी भी शामिल है। इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। अभी हो सकता है कि कभी कभी संचालन प्राधिकारी का जो जांच प्रतिवेदन है उसमें आरोप प्रमाणित नहीं हो और प्रबंध समिति उससे असहमत हो, तो फिर वह असहमति के कारणों का उल्लेख करते हुए कारण पीछा करेगा संबंधित कर्मी से। संबंधित कर्मी के कारण पीछा से यदि वो संतुष्ट हो तो उसे आरोप से मुक्त करेगा, और यदि असंतुष्ट हो तो फिर उसको बृहद दंड अधिरोपित कर सकता है, और जो जिसमें सेवा से बर्खास्तगी भी शामिल है। मोटा मोटी अब मैंने कर दी। अब है कि उस पर कर्मी के पर दंड अधिरोपित हो गया तो उसके समक्ष क्या विकल्प है। तो इसी कंडिका 22 में अपील का प्रावधान किया गया है। कहा गया है कि अधिरोपित दंड सजा के विरुद्ध 45 दिनों के अंदर जो प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां हैं उनके यहाँ अपील दायर किया जाएगा। अब जीआर की जिम्मेवारी है कि 3 माह के अंदर इसका निष्पादन कर दें। जीआर को अधिकार है कि अधिरोपित दंड या सजा को रद्द कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो यह इसमें एक राइडर है कि परंतु यदि आपराधिक मामला अथवा अन्य मामला जो किसी न्यायालय में लंबित हो तो जीआर का जो फैसला है वह न्यायालय के फैसले के अंतर्गत ही आएगा। यहाँ एक मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विभाग की ने निबंधक की कार्मिक सेवा नियमावली ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो पैक्स के जो कर्मी हैं उनके विरुद्ध पैक्स की कार्यकारिणी समिति पदाधिकारी समिति कोई अनुशासनिक कार्रवाई करती है तो वे धारा 48 का सहारा नहीं ले सकते हैं। मैं जब एडिशनल रजिस्ट्रार था तो पैक्स के कर्मियों से संबंधित बहुत सा मामला धारा 48 के अंतर्गत हमारे कोर्ट में आया था। तो उसमें एक सहरसा का मामला था, उसमें मैंने फैसला दिया था कि धारा 48 की परिधि में नहीं आता है, क्योंकि धारा 48 की धारा 1 की शुरुआत ही होती है विवाद में वे मामले आएंगे जिसमें जो किसी सहकारी समिति द्वारा अपने कर्मियों को भी की गई अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित मामला नहीं है। तो मैं स्पष्ट करना देना चाहता हूं कि निबंधक के पत्र ने भी इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है कि जो संबंधित कर्मी हैं सेक्शन 48 का सहारा अपील में नहीं ले सकते हैं, उनको ज्वाइंट रजिस्ट्रार के यहाँ अपील में जाना होगा इस नियमावली के अंतर्गत। यह स्थिति हो गई। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर दूँ। सबसे पहली बात है कि इतना लंबा जो ताना बाना है कार्मिक सेवा नियमावली का, इतने कर्मियों की व्यवस्था है इस कार्यशील पूंजी में, लेकिन सबसे बड़ा जो $1 मिलियन का क्वेश्चन है, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि कर्मी को वेतन बहाल करने से मात्र से ही नहीं होगा, उसके लिए जो निर्धारित वेतन उसका भुगतान होना चाहिए। और वेतन भुगतान तभी होगा जो पैक्स बिजनेस करे या सहकारी समिति बिजनेस करे, और बिजनेस करके जो निर्धारित है कि उसके उसी अनुपात में उसको खर्च करना है, उस अनुपात को वह प्राप्त कर सके। इसलिए सहकारी समिति को व्यवसाय करना चाहिए। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो सहकारी समितियों की स्थिति है, खासकर पैक्स की जो स्थिति है, उसमें अधिकांश पैक्सों में व्यवसाय की यह स्थिति नहीं है कि बहुत अधिक लाभ अर्जित करके और कर्मियों को वेतन भुगतान कर सके। इसलिए इस संबंध में सरकार के स्तर से भी कार्रवाई अपेक्षित है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर देता हूँ। आदर्श कार्मिक सेवा नियमावली में तो ताना बाना लंबा है, यह करना है, यह करना है, वह करना है, लेकिन ग्राउंड पर क्या स्थिति आ सकती है पैक्स अध्यक्ष के लिए, पदाधिकारी समिति के लिए या पैक्स प्रबंधक के लिए मतभेद होने की स्थिति में, उसका मैं संदर्भ देता हूँ। अब सबसे बड़ा है कि जो नियमावली की कंडिका 7A में है उसमें शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख किया गया है। तो भाई जो कार्यरत कर्मी है यदि उनकी शैक्षणिक योग्यता नहीं हो तो क्या होगा, तो उनके लिए संभवतः कुछ ग्रेस पीरियड दिया गया था, और यदि ग्रेस पीरियड के अंतर्गत वो शैक्षणिक योग्यता नहीं प्राप्त करते हैं तो स्वभावतः उनके समझ कठिनाई है, उनको नौकरी से हटने की स्थिति भी बन सकती है। और इसमें कार्मिक सेवा नियमावली के उपबंध इस परिस्थिति में कहाँ तक लागू होंगे यह आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि स्पष्ट रूप से शैक्षणिक योग्यता एक शर्त है, और यदि शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं है तो थोड़ी कठिनाई है। लेकिन इसमें एक विकल्प है कर्मी के पास
कि यदि वे प्रबंधक पद पर बहाल हैं और प्रबंधक की शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो वे लेखापाल हो जाएं, और यदि लेखापाल की भी शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो वे बहुउद्देशीय सहायक हो जाए। एक विकल्प है जिस पर प्रबंधकारिणी समिति को विचार करना चाहिए। अब मैं दूसरी बात आता हूँ कि कंडिका 5 में कहा गया है, जिसकी मैंने चर्चा की, लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूँ। कंडिका 5 में कहा गया कि सेवा नियमावली की कंडिका 4 में वर्णित पदबल की संख्या ये अधिकतम है, 3 पद होगा, परंतु स्वीकृत पदों को विरुद्ध नियुक्ति तब की जाएगी जब तत्संबंधी व्यय वहन करने हेतु पैक्स वित्तीय रूप से सक्षम हो। एक कंडीशन है कि तभी आप कर सकते हैं बहाली कि जब आप वित्तीय व्यय करने में सक्षम, भले आप कैश कैटेगरी में आ रहे हैं तब भी। पैक्स कार्मिकों के लिए वेतन भुगतान की पूर्ण जिम्मेवारी पैक्स प्रबंधन की दी गई है, इसलिए इसमें यह शर्त लगा दिया गया है कि यदि भुगतान करना चाहते हैं तो उनको अपना वेतन देने का प्रावधान करना चाहिए। दूसरा है कि दूसरी चर्चा यह है कि अगर लगातार 3 वित्तीय वर्षों में पैक्स की कुल कार्यशील पूंजी कंडिका 3 में वर्णित सीमा से कम हो गई हो तो ऐसी स्थिति में पदबल का निर्धारण उसी वर्ग के अनुरूप होगा जिस वर्ग के पैक्स रहेगा। तो यह जो मान लीजिए कि पदबल का निर्धारण 2 करोड़ से ऊपर के संदर्भ में 3 में हुआ है, वह 2 करोड़ से 50 लाख के बीच में आ गया तो पदबल घट के 3 से 2 हो जाएगा, और यदि फिर 50 लाख तक आ गया तो घटकर 1 हो जाएगा। स्वाभाविक इससे जो कर्मी हैं उनकी संख्या प्रभावित हो जाएगी, उनको हटना पड़ेगा। और इस संबंध में कार्मिक सेवा मंडली की बहुत उपयुक्ता अपील के प्रावधान या अन्य प्रावधानों का बहुत उपयुक्ता रह जाएगी या नहीं, यह भी विचार करने की चीज़ है, इसको भी हमको देखना चाहिए। फिर हमको देखना चाहिए कि कंडिका 7 में यह कहा गया है कि पैक्स के स्थापना मद जिसमें कार्मिकों का वेतन आदि पर व्यय शामिल है, में उक्त पैक्स का गत 3 वित्तीय वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कुल औसत आय का अधिकतम 30% ही व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में हो जाएगा। यह बहुत ज़बरदस्त प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, आप 2 लाख से ऊपर हैं, आप 2 लाख से 50 लाख के बीच हैं या 50 लाख तक हैं, लेकिन इस शर्त का पालन होगा तभी आप वर्तमान वित्तीय वर्ष में वेतन का भुगतान कर सकते हैं। एक बार मैं फिर पढ़ के सुना देता हूँ। कार्मिक के जो सेवा नियमावली है उसमें कहा गया है कंडिका 7 के घ में कि पैक्स के स्थापना मद कार्मिकों के वेतनादि पर व्यय में उक्त पैक्स के गत 3 वित्तीय वर्षों में जो अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जो कुल औसत आय आया है उसका अधिकतम 30% ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय हो सकता है। यह भी कहा गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में पैक्स का कुल प्रबंधकीय लागत, प्रबंधकीय व्यय में स्थापना व्यय के अतिरिक्त अन्य चीज भी आ गए, झंडा तोलन का खर्च है, जो मीटिंग का खर्च है, मीटिंग का TADA है, यात्रा भत्ता है, विभिन्न कामों में बैठकों में जाना है पैक्स अध्यक्ष को, तो सभी उससे संबंधित जितने भी खर्च हैं सब स्थापना प्रबंधकीय व्यय में आ गए, और इसी में स्थापना व्यय अर्थात कार्मिकों के वेतनादि पर व्यय का भुगतान भी शामिल है। इसमें कहा गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में पैक्स का कुल प्रबंधकीय लागत उक्त पैक्स के गत 3 वित्तीय वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कुल औसत आय का 50% से अनधिक होगा। यह भी कह दिया कि अनधिक नहीं हो, 50% की सीमा तक होना चाहिए प्रबंधकीय आय। इससे भी स्थिति यदि आय नहीं है तो स्थिति कर्मियों की स्थिति प्रभावित हो सकती है। अब फिर मैं कंडिका एक और चर्चा करता हूँ जो कंडिका 16 में है। इसमें क्या कहा गया है इसको भी देखने की जरूरत है। कंडिका 16 यह कहता है कि इस सेवा नियमावली में वर्णित टैक्स परिग्रहण के सिद्धांत एवं तदनुसार पद अनुमान्यता अथवा व्यय अधिसीमा के कारणों से यदि किसी कर्मी को सेवा मुक्त करना आवश्यक हो तो 1 माह की अग्रिम सूचना देकर तथा 3 माह के वेतन के समतुल्य राशि का भुगतान करने के उपरांत ऐसे कर्मियों को सेवा विमुक्त किया जा सकेगा। इसमें भी तो क्लियर स्थिति है कि यदि आ गई है इस नियमावली में वर्णित पैक्स का वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण इस सेवा नियमावली में वर्णित पैक्स वर्गीकरण के सिद्धांत तदनुसार पद अनुमान्यता अथवा व्यय अधिसीमा के कारणों से यदि किसी कर्मी को सेवा मुक्त करना आवश्यक हो तो 1 माह की अग्रिम सूचना देकर तथा 3 माह के वेतन भुगतान करने के पश्चात उसको सेवा मुक्त किया जा सकेगा। कहने का मतलब कि ABC में A का B में चला जाए तो उसको 1 कर्मी हटाना होगा, और B का C में चला जाए तो उसको भी 1 कर्मी हटाना पड़ेगा। यदि A C में चला जाए तो उसको 2 कर्मी हटाना पड़ेगा। और यदि हो सकता है कि प्रबंधकीय व्यय की सीमा का इसका तो अनुपालन हो रहा है,
लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा है जो अनुमान व्यय की अधिसीमा है, तो उसमें भी कमियों की हटने की स्थिति बन जाती है। इसको भी देखने की ज़रूरत है। सारा जो स्थिति है वो पैक्स के आय पर निर्भर कर रहा है। इसलिए सभी को चाहिए कि पैक्स का व्यवसाय करें, विभिन्न व्यवसाय को अपनाएं और अधिक से अधिक आय करें, आय का अर्जन करें, तभी पैक्स के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की बहुत अधिक प्रासंगिकता रह जाती है। अब फिर हम इतनी कुछ महत्वपूर्ण बातें, अब थोड़ी सा मैं कुछ विचारणीय बिंदुओं पर की चर्चा करता हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि जो कार्मिक सेवानिवृत्ति है उसको वार्षिक आम सभा संबोधित करना चाहिए था, लेकिन वार्षिक आम सभा बहुत सशक्त हो गया है और बहुत चर्चा में ही है। बहुत चर्चा में है कि देखिए, जब 2013 में अधिनियम में संशोधन हुआ तो 32 क के अंतर्गत वार्षिक आम सभा का जो धारा जुड़ा, उसमें वार्षिक आम सभा को बहुत विस्तृत अधिकार दिए गए। हाल में हमने 2 उदाहरण देखे हैं। 2022 में बेगूसराय केंद्रीय सहकारी बैंक की वार्षिक आम सभा ने वहाँ के एमडी को विरमित कर दिया और बाद में मामला आगे बढ़ा। कुछ वहाँ के ही सदस्यों ने, बोर्ड के सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया, जिसके आधार पर निबंधक ने अधिनियम की धारा 41 की धारा 5 के तहत बोर्ड को विस्तृत कर दिया। मामला उच्च न्यायालय में गया। उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार के को क्वेश्चन कर दिया, रजिस्ट्रार के ऑर्डर को भी क्वेश्चन कर दिया, और जो वार्षिक आम सभा ने जो एमडी को विरमित किया था तो विभाग को उस एमडी को हटाना पड़ा। और ये वो फैसला जो है यह CWJC 15,746 2022 में है। इस पर लगभग वार्षिक आम सभा को जो एमडी को विरमित किया था उस फैसले में उसने मोहर लगा दिया। और फिर एक घटना रिसेंट की है, वह घटना है DCCB खगड़िया की है। वहाँ की वह घटना 2024 की है। वहाँ के भी निदेशक परिषद ने, वार्षिक आम सभा ने वहाँ के प्रबंध निदेशक को विरमित कर दिया। अब इसके विरुद्ध कुछ वहाँ के उपाध्यक्ष सहित कुछ प्रबंधकारिणी के सदस्य रजिस्ट्रार के न्यायालय में गए। रजिस्ट्रार ने उस वार्षिक आम सभा के निर्णय के आलोक में जो अध्यक्ष ने प्रबंध निदेशक की विरमण की चिट्ठी निकाली थी उसको स्टे कर दिया। अब स्टे कर दिया तो फिर रजिस्ट्रार का जो ऑर्डर था, जो विहित बात संख्या 511/2024 में आया था और पत्रांक 701 दिनांक 28/10/2024 से परिचालित हुआ था, उसके खिलाफ जो वहाँ के अध्यक्ष थे माननीय उच्च न्यायालय में चले गए। अब माननीय उच्च न्यायालय में CWJC 17,777/2024 में सुनवाई करते हुए 19/11/2024 को आदेश पारित किया और रजिस्ट्रार का जो कोर्ट का आदेश था उसको स्टे कर दिया। कहने का मतलब है कि वार्षिक आम सभा की शक्ति बहुत बढ़ गई है और उसका क्या कहें, सदुपयोग या दुरुपयोग जो कहें वो हो रहा है। और दूसरी बात है कि वार्षिक आम सभा के निर्णयों पर माननीय उच्च न्यायालय भी मोहर लगाते जा रहा है। तो जब सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त प्रबंध निदेशक की यही स्थिति है, उसको जो विरमित कर देता है तो पैक्स प्रबंधक की स्थिति को संभाला जा सकता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि जो पैक्स की जो कार्मिक की सेवानिवृत्ति है उसको पैक्स प्रबंधकारिणी समिति को चाहिए कि वार्षिक आम सभा से भी उसका अनुमोदन ले ले। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि अब स्थिति क्या है। जो DCCB का बोर्ड इतना ड्रास्टिक एक्शन ले रहा है, सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त प्रबंध निदेशक का जो सरकारी अफसर है, बिहार सहकारिता सेवा का पदाधिकारी है, उसको विरमित कर रहा है, तो सरकार उसके विरुद्ध, चाहे निबंधक उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी चर्चा मैं करता हूँ, यह कि जो बिहार सहकारी समिति अधिनियम है 1935, जिसमें 2008 में संशोधन हुआ और चैप्टर 6D शामिल किया गया और उस चैप्टर 6D का ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया। उसी का एक प्रावधान है 44 ख 6 की उपधारा 1, 44 ख 6 की उपधारा 1, जिसमें कहा गया है कि राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति का अवक्रमण इस अधिनियम के धारा 41 के अंतर्गत निबंधक द्वारा RBI के परामर्श से ही किया जाएगा। बिना RBI के परामर्श से आप धारा 41 के अंतर्गत जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है या जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है उसके बोर्ड को अवक्रमित नहीं कर सकते। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बेगूसराय में जब मामला आया था तो RBI को लिखा भी था निबंधक ने, लेकिन लगता नहीं कोई परामर्श आ पाया था। तो ये कठिन शर्त है, समझना चाहिए। इसी कारण बोर्ड की शक्तियाँ काफ़ी हैं, उसको ऑटोनॉमी भी है, वार्षिक आम सभा की शक्तियों का प्रयोग हो रहा है। अब पैक्स के संदर्भ में यह बंधन नहीं है। पैक्स के प्रबंधकारिणी समिति को अवक्रमित करने के लिए या निलंबित करने के लिए RBI के परामर्श की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ को मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर दूंगा जो सभी के लिए उपयोगी है, यह है कि चैप्टर 6D
डी में ही जो 44 ख छ है, 44 ख छ की उपधारा 1 में एससीबी और डीसीसी के प्रबंध समिति के अवक्रमण की चर्चा है, और 44 ख छ की उपधारा 2 में पैक्स की प्रबंध समिति के अवकरण की चर्चा है। इसमें 4 शर्तों का उल्लेख किया गया है कि इन्हीं शर्तों के होते हुए पैक्स की प्रबंध समिति को धारा 41 के अंतर्गत अवक्रमित करने की कार्रवाई की जा सकती है। ये शर्तें क्या क्या हैं, इनको देख लीजिए आप। पहला शर्त है कि सोसाइटी का लगातार 3 साल से घाटा में रहना। दूसरा, गंभीर वित्तीय अनियमितता या धोखाधड़ी प्रकाश में आना। तीसरा है कोई न्यायिक निर्देश हो, और चौथा है कि लगातार 3 बैठकों में गुणों की पूर्ति नहीं होना। अब इसका अवलोकन करके आप समझ सकते हैं कि पैक्स के प्रबंध समिति, यदि पैक्स के की प्रबंधकारिणी समिति आदर्श सेवा नियमावली का उल्लंघन करती है तो रजिस्ट्रार का हस्तक्षेप कहाँ तक हो सकता है, यह समझने की जरूरत है। इसको भी देखने की जरूरत है, क्योंकि मैंने प्रावधान की आपसे चर्चा स्पष्ट रूप से कर दी। अब जो 4 शर्त दिए गए हैं उसमें तो मैंने जो चर्चा है उसको आपको देखने की जरूरत है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा मैं धारा 41 की कर देना चाहूँगा रेफरेंस के लिए, कि आपको यह भी डिफरेंस मिल जाए कि क्या संभावना बन सकती है, खासकर अध्यक्ष और प्रबंध समिति के लिए है। जो हमारा बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा 41 की धारा 1 है, जो एक प्रावधान करता है। तो उपधारा 1 में एक प्रावधान है और वह रोमन में 2 है। धारा 41 की उपधारा 1 क्या खंडिका 2 में लिखा जा सकता है। वह कहता है कि अधिनियम, नियमावली विधियों द्वारा अधिरूपित कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही से संबंधित है। यदि इसके अधिनियम के द्वारा, नियमावली के द्वारा और विधियों के द्वारा जो कर्तव्य अधिरूपित किए गए हैं प्रबंध समिति को, उसको पालन में वह लापरवाही करता है, तो धारा 41 के अंतर्गत जो सक्षम प्राधिकार है, निबंधक है, निबंधक द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी हैं, वह सहकारी समिति की प्रबंधकारिणी समिति को अवक्रमित करने की कार्रवाई कर सकते हैं। अब मैंने जो कार्मिक 66 ख पढ़ा, मैंने कहा कि जो विधियों के प्रावधान हैं उन्हीं का अनुरूप कार्मिक नीति बनाना है, और कार्मिक नीति बनी ही है। तो इसमें आप कहाँ तक जा सकते हैं समझना चाहिए हमारे पैक्स अध्यक्षों को, हमारे पैक्स की कार्यकारिणी के सदस्यों को और हमारे अधिकारियों को भी, कि ठीक है चैप्टर 60 में तो कहीं कोई उस तरह की बात नहीं है, लेकिन धारा 41 है, उसकी धारा 1 के खंडिका 2 में जो प्रावधान है उसको समझने की जरूरत है कि वो पैक्स की कार्मिक नीति के उल्लंघन में कहाँ तक लागू हो पाएगा, कहाँ तक उसकी संभावना होती है। तो इसीलिए स्थिति यह है कि पैक्स के संदर्भ में, चूँकि यदि पैक्स ने आदर्श कार्मिक सेवा नियमावली को अपना लिया है, तो जो प्रावधान है उसके अंतर्गत उनको कार्य करना चाहिए, और उसके अंतर्गत जो यदि प्रबंधक से कोई समस्या है तो निपटान होना चाहिए। और प्रबंधक को भी समझना चाहिए कि आदर्श कार्मिक सेवा नियमावली का जो प्रावधान है उससे इतर भी एक्ट में प्रावधान है, और मैंने वार्षिक आम सभा की चर्चा की है, उसको ध्यान में रखते हुए सामंजस्य करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं चाहिए कि जब पैक्स व्यवसाय करेगा, आय अर्जित करेगा, तभी कर्मियों को वेतन का भुगतान कर पाएगा। अब मैं इस अंक को आज यही समाप्त करता हूँ। आगे के अंक में मैं कोशिश करूँगा कि बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 की जो विभिन्न नियम हैं उनकी चर्चा करूँ। और मेरे मन में एक बात है कि जो सहकारी समितियों का जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें नित्य नई समस्याएं आती हैं। और मैं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का मास्टर ट्रेनर था, और निर्वाचन क्रम में मैंने प्रशिक्षण तो दिया ही, निर्वाचन के बाद भी बहुत सारे फ़ोन मुझे आते रहते थे बड़ी अधिकारियों के, एडीएम के, डीडीसी के, बीडीओ के, एसडीएम के, डीसीओ के, कि इस स्थिति में क्या किया जाए। तो मैं सोचता हूँ कि एक विस्तृत वीडियो मैं तैयार करूँ जो निर्वाचन के सारे पहलुओं की चर्चा इसमें हो। इसमें समय लगेगा, लेकिन तत्काल शुरुआत तो मैं बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के प्रावधानों की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि जो मेरा चैनल है सहकार यूट्यूब, उसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रचार प्रसार करें। यह एक प्रशिक्षण देने का चैनल है। इसमें मेरा जो सेवा का 30 साल का अनुभव है, और एक्ट रूल्स में मैंने जो एक्ट रूल्स के आलोक में मैं जब जॉइंट रजिस्ट्रार था और जो अपर निबंधक था, तो उस हैसियत से मैंने लगभग 250 कोऑपरेटिव केसेस का निपटारा किया था। तो उसका मेरा जो अनुभव है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।
और आप अपने साथ अंग्रेजी एडिशन, हिंदी एडिशन की किताब को रखें, उसको समझें, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आगे भी मैं आपके समक्ष अपनी बातों को रखता रहूँगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।